हेलो बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज आप कक्षा 11 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पर मैं आपको जनरल के विषय में बताऊंगा। जनरल क्या होता है। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन के 3 चरण होते हैं। इसमें पहला चरण प्रारंभिक लेखा, दूसरा वर्गीकरण और तीसरा सारांश होता है। तो प्रारंभिक लेखे में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोई सौदा होता है तो उसको जनरल नाम की एक पुस्तक में लिखा जाता है या नकल बही में उसको लिखा जाता है। उसी को हम जनरल के नाम से जानते हैं। तो जनरल दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन की एक पुस्तक होती है, एक रजिस्टर होता है, एक बही होती है। जैसे ही व्यापार में कोई सौदा होता है तो व्यापारी इसमें अपने लेन देनों को नियम अनुसार डेबिट क्रेडिट करके व्यवस्थित ढंग से लिख लेता है। उसको जनरल या दैनिक पंजी या नकलवही या रोजनामचा आदि नामों से इसको जाना जाता है। अब सबसे पहला प्रश्न आपका, एक स्मारक बही किसे कहते हैं। जनरल के पहले बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं उनके यहाँ लेन देनों की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो इतने सारे सौदों को वो याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, पहले इसका लेखा करने के लिए वो नकल वही के अतिरिक्त एक और वही रखते हैं। इस वही रखने का उद्देश्य ये होता है कि व्यापार में जो भी लेन देन हो उसको लिख लेना, ताकि हम उसको भूलें नहीं और इसकी सहायता से हम नकल वही में लेखा कर सकें। वो स्मारक वही के नाम से जानी जाती है। तो ये रखना अनिवार्य नहीं होता है, बट कुछ संस्थान इसको रखते हैं, छोटे मोटे संस्थान इसको नहीं रखते हैं। तो क्या लिखा है इसमें, स्मारक वही साधारण कागज़ की बनी एक कच्ची वही होती है, साधारण कागज़ से बनी हुई होती है। इसमें व्यापारी लेन देन के समय ही, जैसे ही कोई सौदा होता है, इन व्यवहारों को इसमें लिख लेते हैं। इससे व्यवहारों को याद रखने में सहायता रहती है और इसे स्मारक वही कहते हैं। इसी वही को इससे नकल वही या सहायक वहियों में शुद्धतापूर्वक लेखा किया जाता है कि अगला जो काम होता है वो नकल वही या सहायक वही में लेखा करने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए होती है, जो डाटा चाहिए होता है, वो इससे ही मिल जाता है और उसमें लिखा करता है। ये साधारण कागज़ की बनी होती है, इसलिए इसको कच्ची रोकड़ वही कहते हैं। और इसकी बस इतनी ही उपयोगिता होती है, इसमें तुरंत सौदे को लिख लिया, लिखने के बाद इसको नकल वही में उतार दिया और फिर चाहे तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो ख़त्म कर सकते हैं। बट इसमें दर्ज व्यवहारों को न्यायालय में प्रमाण के रूप में मान्यता देता है और आवश्यकता पड़ने पर अंकित शक्ति भी इसे स्वीकार करती है। एक तरह से ये बाउचर का भी काम करे, बाउचर ही हो गया है, बाउचर का प्रमाण। बहुत सारे लेन देन ऐसे होते हैं जिनके बाउचर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनको केवल वहीं लिख लिया जाता है और फिर आगे का काम इससे किया जाता है। तो ये स्मारक वही हो गई आपकी। अब अगला क्वेश्चन है आपका दैनिक पंजी। इसको नकल वही भी बोलते हैं, जनरल भी बोलते हैं, रोजनामचा भी बोलते हैं और दैनिक नंदिनी भी बोलते हैं। ये जनरल होती है। इसका आशय क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है, ये आएंगे इसके अंतर्गत। नकल वही या जनरल प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें व्यापारी अपने दैनिक लेन देन का लेखा पूर्ण विवरण सहित वर्गीकृत करके नामे और जमा पक्ष में करता है। बच्चों, मैंने अभी बताया था, आपको पहले भी बता चुके हैं कि जनरल जो है दोहरा लेखा प्रणाली में प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है। एक रजिस्टर होता है जिसका एक निश्चित प्रारूप होता है। इसमें हम खातों को अलग अलग वर्गों में बांट करके नामे जमा या डेबिट और क्रेडिट करते हैं।
कैसे करते हैं आगे एक प्रारूप आ रहा है, मैं उसमें बताऊंगा इसका प्रारूप कैसा होता है, कौन से खाते को डेबिट करते हैं, कौन से खाते को क्रेडिट करते हैं, या नामे करते हैं, जमा करते हैं। और इसमें जो सौदे होते हैं वो तिथिवार लिखे जाते हैं, क्रम से ही लिखे जाते हैं, पहले 1 तारीख का सौदा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, इस तरह से। ये दोहरा लेखा प्रणाली में प्रारंभिक लेख की पुस्तक है। जैसे ही व्यापार में कोई सौदा होता है तो नियम अनुसार वर्गीकृत करके, डेबिट क्रेडिट करके, डेट टू डेट, डेटवार, तिथिवार इसमें लेखा कर लिया जाता है। और इस वही की सहायता से फिर आगे का जो हमें काम करना होता है इस वही की सहायता से ही किया जाता है। इसमें सभी सौदों को, चाहे क्रय हो, चाहे विक्रय हो, चाहे किसी को लिया हो, चाहे दिया हो, उनको एक साथ लिखा जाता है, एक साथ इसमें लिखा किया जाता है। अब इसका महत्व क्या है देखिए, इसमें एक तो व्यवहारों का विश्लेषण हो जाता है इसमें, कि आगे का जो हमें काम करना है वो यहीं से विश्लेषण करना हम शुरू कर देते हैं। इस पुस्तक में प्रत्येक लेन देन विश्लेषण करती है, इसमें नामे और जमा होने वाले खातों का पूरा पूरा ज्ञान होता है। यहीं से तय हो जाता है कि हमें कौन से खाते को डेबिट करना है और कौन से खाते को क्रेडिट। तो विश्लेषण का काम यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली में, जैसे कि आपको पहले बताया गया था, दोहरा लेखा प्रणाली में कोई भी सौदा होगा उसमें हमेशा 2 खाते होंगे। एक खाता डेबिट किया जाएगा तो दूसरा खाता क्रेडिट किया जाएगा। एक पाने वाला होगा तो एक देने वाला होगा, एक को प्राप्ति होगी तो एक भुगतान करेगा। तो ये जो विश्लेषण का काम वो यहीं से शुरू हो जाता है, और जनरल में यहीं से उसको अलग अलग करके लिखा जाता है, तो आगे का काम करना इससे सुगम हो जाता है। तो पहला है कि व्यवहारों का विश्लेषण हो गया अलग अलग। विश्लेषण का मतलब यही है कि कौन से खाते को डेबिट करना है और कौन से खाते को क्रेडिट करना है, ये आप धीरे धीरे करके सीखेंगे। फिर है खातों में लिखने में सुविधा होती है। जैसे कि दोहरा लेखा प्रणाली में 3 चरण होते हैं, एक प्रारंभिक लेखा, दूसरा वर्गीकरण। तो अगला काम जो वर्गीकरण का होता है वो खातों में लिखना ही कहलाता है। तो जब जनरल में हमने पहले से ही तय कर लिया है कि कौन से खाते को नामे करना है, कौन से खाते को जमा करना है, तो खाते में फिर लिखने में हमें सुविधा हो जाती है कि ये खाता नामे में जाएगा और ये खाता जमा में। तो अगला जो काम है बड़ा सरल हो जाता है। नकल बही में व्यवहारों का विश्लेषण हो जाने से खातों में लेखा करना सरल और सुगम हो जाता है। फिर हमें ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन से खाते को डेबिट करना है, कौन से खाते को क्रेडिट। पहले से ही नाम और पक्ष पहले से ही तय होता है, ये फ़ायदा होता है इसका। व्यवहारों का ज्ञान, नकल बही में प्रत्येक व्यवहार के साथ साथ उनका संक्षिप्त विवरण भी लिखा जाता है। व्यवहार होते हैं उनके साथ साथ उनका विवरण भी लिखा जाता है, जिससे उस व्यवहार की पूर्ण जानकारी सरलता से जानी जा सकती है। ये इसका एक फ़ायदा है। मतभेदों का निराकरण, यदि कोई मतभेद हो जाते हैं, किसी से विवाद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में प्रमाण के तौर पर इस बही को पेश किया जा सकता है और मतभेदों का निराकरण कर सकते हैं। फिर है सौदों की पुष्टि। नकल बही में लिखे गए व्यवहार सौदों के संपन्न होने की पुष्टि करती है। ये भी इसका फ़ायदा है कि नकल बही में कोई सौदा लिखा है तो इस बात का प्रमाण होता है कि व्यापार में ये सौदा संपन्न हुआ है। ये इसके 5 फ़ायदे होते हैं, और भी फ़ायदे होते हैं बहुत सारे, बट आपको समझ में आ गया होगा। नकल बही दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन की एक बही होती है, जिसको पुस्तक भी बोलते हैं, इसको आप रजिस्टर बोलते हैं। इसका एक निश्चित प्रारूप होता है। इसमें हम खातों को अलग अलग वर्गों में बांट करके या अलग अलग नाम से एक खाते को नामे पक्ष में लिखते हैं, दूसरे खाते को जमा पक्ष में लिखते हैं, और ये काम तिथिवार होता है, क्रम से होता है। इसलिए तो इसको कला कहा जाता है कि वही खाते का जो काम है वो एक कला है, कला के रूप में जाना जाता है। अब बच्चों देखो, ये जनरल का प्रारूप तैयार किया गया है। जनरल, इसको जर्नल बोलते हैं। जर्नल प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है। इसका प्रारूप इस प्रकार होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें व्यापारी का नाम लिखा जाता है। ये नाम लिखा है, देखो, संबंधित दुकान का, फिर शहर का नाम इसमें लिखते हैं, फिर ये प्रारूप होते हैं। इसमें 5 कॉलम होते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे 5 कॉलम। एक ये दिनांक का कॉलम होता है, फिर ये दूसरा विवरण का होता है, ये बड़ा होता है, आप देख रहे हैं। इसी आकार में बनाए जाते हैं। दिनांक का कॉलम उतना ही बड़ा बनाया जाता है जिसमें आसानी से दिनांक लिखी जाए। आगे मैंने इसका प्रारूप में भर के भी दिखाया है, इसमें कैसे लिखेंगे। विवरण का कॉलम सबसे बड़ा होता है। फिर एक खाता पृष्ठ का कॉलम होता है। जब हम जनरल से सौदे को खाता बही में उतारते हैं तो उसका पृष्ठ क्रमांक इसमें डाल दिया जाता है, वो होता है।
और जिस खाते को हमने डेबिट किया है उसकी रकम डेबिट वाले कॉलम में लिखते हैं, और जिस खाते को हमने क्रेडिट किया है उसको क्रेडिट वाले कॉलम में लिखते हैं। ये जनरल का प्रारूप हो गया ऐसा। तो बाज़ार में जनरल की जो वो बही होती है वो प्रिंटेड मिलती है, बट विद्यार्थियों को अपनी कॉपी में जनरल का प्रारूप स्वयं तैयार करना होता है। जब भी आप जनरल का प्रारूप बनाएंगे, सबसे पहले आप जिस व्यापारी का जनरल बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे, फिर जर्नल प्रविष्टियाँ लिख करके लिखेंगे। यहाँ तारीख कैसे लिखेंगे मैं आगे बताऊंगा, विवरण कैसे लिखा जाता है ये बताऊंगा, खाता पृष्ठ कैसे लिखेंगे। बस जर्नल में 5 कॉलम हो गए आपके। कौन कौन से हो गए? दिनांक, अब मैं इनका विस्तार से बता देता हूँ। इस दिनांक वाले कॉलम में सौदे की तारीख लिखी जाती है, जिस तारीख में सौदा हुआ है, किसी से हमने लिया है, दिया है, माल खरीदा है, बेचा है, वो तारीख लिखी जाती है। तारीख कैसे लिखी जाती है वो आगे बताएंगे, लिखने का तरीका। बट पहले कॉलम में दिनांक का कॉलम होता है और इसमें हम लेन देन या सौदा की तारीख को लिखते हैं। फिर दूसरा कॉलम विवरण का होता है, जैसे कि बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली में हर सौदे में 2 खाते होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो कौन से खाते को डेबिट करेंगे और कौन से खाते को क्रेडिट। जनरल में पहले डेबिट वाला खाता आता है और फिर क्रेडिट वाला आता है, वो विवरण लिखा जाता है, और उसके नीचे फिर अब सौदे का एक संक्षिप्त में विवरण लिखते हैं, इसको ब्यौरे के नाम से जानते हैं। तो वो आगे आप देखेंगे मैंने कैसे लिखा है बताऊँगा। बट आपसे पूछा जाए कि जर्नल का प्रारूप बनाइए और जर्नल का जो उसको समझाइए। तो पहला कॉलम दिनांक का हो गया, फिर इसमें विवरण, सौदे का विवरण। सौदे का विवरण से मतलब हो गया होगा कि कौन से खाते को हमें डेबिट करना है और कौन से खाते को क्रेडिट करना है, वो विवरण होगा, आगे दिखाई देगा। फिर जब जनरल से हम सौदों को खाते में उतारते हैं, जैसे आप क्लास में पहले रफ कॉपी में लिख के ले जाते हैं और घर में जा कर के आप फेयर कॉपी तैयार करते हैं, फेयर कॉपी में लिखते हैं। तो आपने रफ कॉपी से फेयर कॉपी में उतार लिया तो आप क्या करते हैं, उसको टिक लगा देते हैं। या बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं तो क्या करते हैं, अपनी फेयर कॉपी का पृष्ठ क्रमांक उसके सामने अंकित कर देते हैं, ताकि उनको कभी ये देखना हो कि ये हमारी फेयर कॉपी के किस पेज क्रमांक पर लिखा है, तो दोनों में क्रॉस पेज नंबर डाल देते। ऐसा ही यहाँ होता है कि जब जनरल से सौदे को हम खाता बही में उतार लेते हैं तो खाता का जो पृष्ठ क्रमांक है, इसको लेज़र फोलियो बोलते हैं इंग्लिश में। डेट को, दिनांक को डेट, विवरण को पर्टिकुलर, फिर ये रकम डेबिट, जिस खाते को हमने डेबिट किया उसकी रकम लिखी जाती है, और क्रेडिट वाले में जिस खाते को हमें क्रेडिट किया उसकी रकम। और जब ये बही पूरी हो जाती है तो इसका सीधे नीचे अपन महायोग लगा देते हैं। तो इसमें बहुत सारे दिन भर में जितने भी सौदे होते हैं वो सब सौदे जैसे जैसे सौदा होता जाता है वैसे वैसे इसको लिखते चले जाते हैं। ये इसका प्रारूप होगा और उसको ऐसे ही समझाया सब प्रारूप बनाया। तो जनरल में 5 कॉलम हो गए, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, रकम डेबिट और रकम क्रेडिट। ये खाली प्रारूप है। अब देखें अगले पेज पे आप देखेंगे भरा हुआ प्रारूप। मैंने एक सौदा लिखा है, 1 जनवरी 2020 को 1 लाख रुपए नकदी से व्यापार आरंभ किया। इस सौदे को, ये सौदा कहलाएगा, इसको सौदा बोलते हैं। इसमें डेट है, ये अमाउंट है, और सौदा ये बता रहा है कि इसमें व्यापार आरंभ हुआ है। तो इस सौदे को कैसे लिखेंगे? तो दोहरा लेखा का सिद्धांत ये कहता है कि जनरल में कोई भी सौदा लिखने से पहले सबसे पहले हम ये पता करते हैं इसमें कौन कौन से 2 खाते हैं। फिर ये देखते हैं उन खातों की का प्रकार क्या है, और प्रकार के हिसाब से किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। ये करने के बाद फिर जनरल में लिखने का काम होता है। ये 3 काम आपको पहले जनरल में लिखने से पहले आपको करना होगा। ये धीरे धीरे करके आप सीखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए नकदी से व्यापार आरंभ किया है और राजाराम किराना स्टोर की जनरल में मुझे लिखना है। तो इसको जनरल प्रविष्टियाँ कहते हैं। देखो मैंने तारीख कैसे लिखी है। तारीख कैसे लिखी जाती है? सबसे पहले ऊपर सन लिखा जाता है, जो भी सन होता है, फिर उसके नीचे माह और कामा लगा करके डेट लिखी जाती है। ये हो गया। अब इस सौदे में मेरे हिसाब से 2 खाते प्रभावित हुए, एक रोकड़ खाता, दूसरा पूंजी खाता। जब भी कोई सौदा होता है तो 100% एक रोकड़ खाता होता है, तो एक रोकड़ खाता हो गया। और पूंजी खाता कब आता है? जब हमेशा व्यापार आरंभ किया जाता है तो हमेशा दूसरा पूंजी खाता होता है। तो सबसे पहले जब मैं सौदों को लिखूंगा तो ये देखूंगा कि कौन कौन से इसमें 2 खाते हैं।
हर सौदे में, हर लेन देन में हमेशा आपको 2 खाते मिलेंगे। तो बच्चों, पहला एक खाता पहचानना मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई लेन देन नकदी में होगा तो हमेशा एक रोकड़ खाता होगा, ये तय हो गया। जब भी व्यापार आरंभ किया जाता है तो दूसरा खाता पूंजी खाता होगा। अब फिर मैं इसमें प्रकार बताऊंगा। प्रकार जो मैंने आपको पहले बताए थे, खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत खाते और नाम मात्र के। तो रोकड़ खाता यहाँ वस्तुगत खाता है, और वस्तुगत खाते का नियम ये होता है कि आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं और जाने वाली को क्रेडिट। तो यहाँ व्यापार में रोकड़ आ रही है और व्यापारी दे रहा है, इसलिए मैंने रोकड़ खाते को डेबिट किया है। तो देखो विवरण में मैंने कहाँ से लिखा है, इसको ध्यान से देखें। पहली लाइन में ही मैंने यहाँ रोकड़ खाता लिखा है, और डेबिट शब्द का उपयोग मैंने ये इस कॉलम के बिल्कुल पास में करूँगा। यहाँ नाम शब्द भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना है, और ये राशि मैंने डेबिट वाले कॉलम में लिखते हैं। दूसरा खाता मेरा पूंजी खाता है। पूंजी खाता व्यक्तिगत खाता होता है, ये देने वाला है, तो इसमें पाने वाले को नामे करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैंने पूंजी खाते को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। तो ये नियम अनुसार इसको क्रेडिट कर दिया। ये धीरे धीरे करके और आगे आपको बताए जाएंगे, पर एक सिंपल से उदाहरण से आपको ये बताया गया कि जनरल कैसे लिखी जाती है। जब सौदा पूरा हो जाता है, जस्ट इसके नीचे इसका एक संक्षिप्त में ब्यौरा लिख देते हैं, इसको नरेशन के नाम से, ताकि इससे पता चले कि ये सौदा क्या है। यहाँ केवल हमने रोकड़ खाता, डेबिट और पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया, तो इससे पूरी लेन देन की हमें जानकारी नहीं मिल रही है। यदि हमें पूरी लेन देन की जानकारी चाहिए तो इसमें इसका एक संक्षिप्त में इसको ब्यौरे के रूप में, नरेशन के रूप में लिख दें। ऐसे ही जितने भी सारे सौदे होते हैं, उन सौदों को डेट टू डेट हम लिखते चले जाते हैं। फिर पहला सौदा, दूसरा, तीसरा, चौथा हो, जब पूरे सौदे लिखा जाते हैं तो लास्ट में इसका योग कर देते हैं, इसको महायोग के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों, ये जनरल है। वो पिछले पेज पर आपने जनरल का केवल खाली प्रारूप देखा था, फिर इसमें मैंने भर के भी बता दिया कि इसको कैसे लिखा जाता है। सौदे का उदाहरण भी दे दिया। बहुत सारे सौदे होते हैं, अनगिनत सौदे होते हैं व्यापार में, उन सारे सौदों को कैसे डेबिट क्रेडिट करेंगे वो आप धीरे धीरे करके सीखेंगे, इंतज़ार कीजिए। अगला क्वेश्चन है, नकल प्रविष्टि करने के लिए आधुनिक पद्धति से खातों का वर्गीकरण तथा उन खातों को नामे जमा करने के नियम बताने। अभी पहले मैंने आपको बताया था कि दोहरा लेखा प्रणाली में खातों को डेबिट क्रेडिट करने की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ये परंपरागत पद्धति है। उसमें एक व्यक्तिगत खाते हैं, दूसरे वस्तुगत खाते हैं, तीसरे नाम मात्र के खाते हैं, और उनके डेबिट क्रेडिट करने के नियम भी बताएं। एक आधुनिक पद्धति के नाम से भी खातों को डेबिट क्रेडिट करने के लिए अलग वर्गों में बांटा है। तो आधुनिक पद्धति के अंतर्गत, जिसको आधुनिक पद्धति को हम लेखांकन समीकरण पद्धति के नाम से जानते हैं, लेखांकन समीकरण जब हम तैयार करेंगे व्यवहारिक प्रश्नों में, तब इसको आपको बताया जाएगा विस्तार से। इसमें खातों को 5 वर्गों में बांटा गया है। एक संपत्ति खाता, दायित्व खाता, पूंजी खाता, व्यय खाता और आगम खाता। इन सब के आशय आपको लेखांकन या बही खाते की शब्दावली के अंतर्गत इन सब का आशय आपको बता दिया गया है कि संपत्ति खाते कौन से होते हैं, जिनका संबंध ऐसी चीज़ों से होता है जो व्यापार के संचालन में सहायक होती हैं, वो वे सब संपत्ति खाते कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर है, जनरेटर है, पंखा है, मशीन है, गाड़ी है, ये सब संपत्तियों के नाम से जानी जाती हैं। दायित्व खाते वे खाते होते हैं जो हमें किसी को पैसा देना होता है, वो सब दायित्व कहलाते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, पूंजी भी व्यापार का दायित्व होती है। किसी से हम उधार पैसा लेते हैं तो वो हमारे लिए दायित्व होता है, उसको दायित्व बोलते हैं। पूंजी खाता, व्यापारी जो व्यापार में पैसा लगाता है उसको पूंजी खाता बोलते हैं। व्यय जो व्यापार के संचालन के लिए दैनिक रूप से किए जाते हैं, वो सब व्यय या हानियों के खाते कहलाते हैं। आगम, दैनिक रूप से जो हमें प्राप्ति होती है वो आगम के खाते कहलाते हैं। तो आधुनिक पद्धति में खातों को 5 भागों में बांटा गया है: संपत्ति खाता, दायित्व खाता, पूंजी खाता, व्यय खाता और आगम खाता। नियम वही रहेगा, जब भी कोई सौदा होगा तो इन 5 में से कोई 2 खाते आएंगे, 2 खातों के नाम आएंगे, या तो वो संपत्ति होगी, या दायित्व होगी, या पूंजी होगी, या व्यय होगा, या आगम होगा। फिर नियम अनुसार इनको डेबिट क्रेडिट करने के नीचे नियम मैंने लिखे हैं, देखो आप इनको संक्षिप्त में भी याद कर सकते हैं और अलग अलग भी याद कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे तो संपत्ति और व्यय के खाते
जब भी इनमें वृद्धि होगी तो ये हमेशा डेबिट होती है। संपत्ति और व्यय दो आप देख रहे हैं, ये वृद्धि होने पर हमेशा डेबिट होती है और कमी होने पर ये क्रेडिट होती है। दायित्व, पूंजी और आगम के खाते जब भी इनमें कमी होगी तो ये डेबिट होंगे और इनमें वृद्धि होगी तो क्रेडिट होगी। ये नियम अलग अलग भी दिए हैं नियम, और इनको समराइज करके याद करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा इसमें। तो संपत्ति खाते और व्यय के खाते में दोनों का नियम एक जैसा है। बढ़ने पर ये डेबिट होते हैं, घटने पर, कमी होने पर इनको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये नियम है। दायित्व, पूंजी और आगम में कमी होने पर डेबिट होंगे और वृद्धि होने पर क्रेडिट होंगे। ये इनका नियम है। तो आप कोई भी सौदा लेंगे उसमें आपको इन 5 में से कोई 2 खाते दिखाई देंगे, तो एक खाते को आपको डेबिट करना होगा और दूसरे खाते को क्रेडिट साइड में लिखना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों खाते डेबिट हो जाएं एक साथ या दोनों क्रेडिट। 100% एक खाता डेबिट होगा तो दूसरा, क्योंकि यही दोहरा लेखा का सिद्धांत है और नियम है। तो आधुनिक पद्धति में खातों को 5 भागों में बांटा है, 5 वर्गों में बांटा गया है, और आगे भी इसके विषय में आएगा तो आप देखेंगे इसके विषय में। अगला क्वेश्चन देखिए। माल से क्या आशा है, इसके विभाजन को समझाइए। अब माल का क्या आशा, तो बच्चों को जो जैसे कि आपको पहले भी बताया जाता है कि व्यापारी जिन वस्तुओं का व्यापार करता है अर्थात खरीदता है, वो सब वस्तुएं उसकी माल कहलाती हैं। मतलब जो वस्तुएं उसने बेचने के लिए खरीदी हैं या जिनका वो व्यापार कर रहा है वो सब माल के नाम से। जैसे कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदता है और बेचता है, माल। सोने चांदी का व्यापारी सोना और चांदी खरीदता है तो वो उसके लिए माल। मशीनरी का व्यापारी मशीनरी खरीदता और बेचता है तो माल। तो व्यापारी जिन वस्तुओं का व्यापार करता है वो सारी की सारी वस्तुएं माल के नाम से जानी जाती हैं। अब इनको खरीदते हैं तो भी माल कहलाएगा, बेचेंगे तो भी माल कहलाएगा, यदि हमने किसी कारण से वापस कर दिया तो भी माल कहलाएगा, कोई हमें वापस करेगा तो भी माल कहलाएगा। यदि हम इनको एक ही खाते में लिखेंगे, माल खाते में ही लिखेंगे, खरीदा तो भी माल में लिखा, बेचा तो भी माल में लिखा, वापसी हुई तो भी माल में लिखा, तो हमें क्रय विक्रय की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी, सही सही जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको सुविधा की दृष्टि से इसको अलग अलग वर्गों को बांट देते हैं, माल खाते का विभाजन कर देते हैं। तो ये दूसरे जो खाते होंगे वो माल खाते के प्रतिनिधि खाते कहलाएंगे। सब नाम, जैसे क्लास में बच्चों आप सब बच्चे बैठे हैं तो सारे बच्चों को यदि हम एक नाम से पुकारें तो सब विद्यार्थी छात्र कहलाएंगे, बट सबके व्यक्तिगत नाम अलग अलग भी हैं। तो अब इसमें आप देखें माल खाते को कितने भागों में बांटा गया। माल खाते को 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग कौन कौन से होते हैं। क्रय खाता, जो माल बेचने के लिए खरीदा जाए उसे क्रय कहते हैं। ध्यान से देखें क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें अब लेखांकन की दृष्टि से शुरू हो चुकी हैं। तो आप कोई चीज़ खरीदेंगे, वो किस लिए खरीदी है आपने, वो बेचने के लिए खरीदी है, उसको क्रय बोलेंगे और क्रय खाते के नाम से जानेंगे, अर्थात उसके क्रय खाते के नाम से लिखा जाएगा। ये 2 प्रकार का होता है, नगद खरीदा है तो नगद खरीदी और उधार खरीदी तो उधार खरीदी। इसका लेखा क्रय खाते में करते हैं। अब दूसरा है विक्रय खाता, जो माल खरीदने के बाद ग्राहक को बेच देते हैं उसे विक्रय कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, नकदी और उधार। इसका लेखा विक्रय खाते में करते हैं। व्यापार में कुल विक्रय को सकल विक्रय के नाम से या टर्नओवर के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं कि कितना टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब ये होता है कि साल भर में, एक वित्तीय वर्ष में, एक लेखांकन वर्ष में आपने कितना माल बेचा, उसको टर्नओवर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि जो चीज़ आपने बेचने के लिए खरीदी है तो उसको क्रय खाते के नाम से जानेंगे, और जो खरीदी है और उसको आप बेच रहे हैं तो उसको विक्रय खाते के नाम से जानेंगे। ये खाते बनाने के तरीके हो गए, खातों को पहचानने के तरीके हो गए। जब आप कोई ऐसी चीज़ खरीदेंगे जो बेचने के लिए, तो इसको क्रय खाते के नाम से जाना जाएगा। जैसे अब मैं पंखे का व्यापार करता हूँ तो पंखा खरीदता हूँ और बेचता हूँ, तो पंखा नहीं बोलूँगा, उसको क्रय बोलूँगा। जब खरीदूँगा तो क्रय हो जाएगा, जब बेचूँगा तो विक्रय हो जाएगा।
मोटरसाइकिल का मैं व्यापार करता हूँ, तो मोटरसाइकिल खरीदूंगा तो क्रय और बेचूंगा तब क्रय। बट एक मोटरसाइकिल ऐसी है जो मैं व्यापार में उपयोग करता हूँ, तो फिर उसको मोटरसाइकिल के नाम से वो व्यापार की संपत्ति है। खरीदना मतलब क्रय, बेचना मतलब विक्रय। लेकिन जो बेचने के लिए नहीं है खरीदी, तो उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। पंखे का व्यापारी पंखा खरीदता और बेचता है, तो खरीदता है तो क्रय और बेचता है तो विक्रय। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और एक पंखा उसके ऑफिस में लगा है, तो उस पंखे को सिर्फ पंखा ही बोलेंगे, उसी नाम से पुकारा जाए। ये लेखांकन का नियम है, सिद्धांत है कि किसको क्रय बोलेंगे और किसको विक्रय बोलेंगे, और किसको नाम से पुकारेंगे। तो जो चीज़ स्वाभाविक रूप से बेचने के लिए नहीं, उपयोग के लिए, तो उसी नाम से जानी जाती है, वो वही व्यापार की संपत्ति। अब क्रय वापसी, खरीदे हुए माल में से हम कोई किसी कारण से कोई माल विक्रेता को लौटा देते हैं तो इसको क्रय वापसी बोलते हैं। अब ऐसा करने से हमें सारी जानकारी अलग अलग हुई। अब ये सारे तीनों के तीनों खाते माल खाते हैं। यदि हम इकट्ठा लिखेंगे तो ये तय नहीं कर पाएंगे कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना वापसी। अलग अलग करने से ये फ़ायदा हो गया कि हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमने कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा और कितना माल हम खरीदा था जो वापस कर दिया। तो 3 भाग ये हो गया। 3 और आगे हैं, देखें आप। एक विक्रय वापसी खाता, दूसरा प्रेषित माल खाता, छठा है रहतिया। विक्रय वापसी खाता जो माल हमने बेचा है और ग्राहक ने किसी कारण से हमें लौटा दिया, उसे हम विक्रय वापसी खाते में लिखेंगे। इसका लिखा विक्रय वापसी खाते में कर दें। कई बार ऐसा होता है ग्राहक को माल पसंद नहीं आता है किन्हीं कारण से, कारण कोई भी हो सकता है, तो जो माल वापस आएगा उसको हम विक्रय वापसी। यहाँ ध्यान रखना सब माल हैं, 6 ही माल हैं, बट लेखा अलग अलग जगह करेंगे, अलग अलग नाम से करेंगे। ऐसा करने से हमें अलग अलग जानकारी मिल जाएगी। प्रेषित माल खाता, आपने बच्चों एजेंसी शब्द सुना होगा कि ये इस चीज़ की एजेंसी, इस चीज़ की। तो एजेंसी में माल को बेचा नहीं जाता, बेचने के लिए दिया जाता है। मुंबई का एक व्यापारी चाहे कि हिंदुस्तान के सभी शहरों में जाकर के माल को बेच दे तो संभव नहीं है, व्यक्तिगत तौर से जाकर नहीं बेचता। तो वो क्या करता है, हर शहर में अपने एक एजेंट बना लेता है। तो एजेंट को बेचने के लिए माल देता है, बेचता नहीं है। तो एजेंसी में ये होता है कि जो उसका प्रधान है, मुख्य व्यक्ति है, वो एजेंट को बेचने के लिए माल देता है। एजेंट प्रधान की शर्तों के आधार पर माल बेचता है, तो माल बिक जाता है तो बेच देता है और नहीं बिकता है तो वापस कर देता है। एजेंट को इसके बदले में कमीशन दिया जाता है, वो प्रेषित माल कहलाता है। एजेंसी पर एजेंट को जो माल मिला है वो उसने ना खरीदा है ना उसने बेचा है, सिर्फ बेचने के लिए दिया है। जैसे गैस एजेंसी है आपकी, तो गैस एजेंसी ने आपको, इंडियन कंपनी ने यहाँ के एजेंट को गैस बेची नहीं, ग्राहकों को बेचने के लिए दी है। बिक जाएगी तो इसके बदले में उसको कमीशन मिलेगा, और नहीं बिकेगी तो ये गैस को इंडियन कंपनी को वापस कर दें। उसमें जो भी लाभ हानि होगा वो कंपनी का होगा, इसको तो सिर्फ बेचने पर कमीशन दिया जाएगा। फिर रहतिया खाता होता है, इसको स्कंद, अंतिम स्कंद भी बोलते हैं। कि जैसे कि हम साल भर माल खरीदते और बेचते हैं, और जब 1 साल पूरा हो जाता है तो साल के अंत में हमारे पास बहुत सारा माल बिना बिका रह जाता है। ऐसे बिना बिके माल को रहतिया, स्कंद या अंतिम स्कंद के नाम से या अंतिम रहतिया के नाम से जानते हैं। तो जब हम व्यापार का लाभ हानि निकालते हैं तो तब इसकी गणना करना हमें आवश्यक हो जाती है। ये रहती है। तो इस तरह से माल खाते के 6 भाग हो गए: क्रय, विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, प्रेषित माल और रहतिया। ये सब एक नाम से पुकारे तो माल खाते हैं। अलग अलग करने का उद्देश्य इनका यही हो गया कि हमें माल से संबंधित अलग अलग जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि लेखांकन करने का एक उद्देश्य होता है कि व्यापार से संबंधित हमें संपूर्ण जानकारी बड़े आसानी से अलग अलग मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित प्रविष्टि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों, जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि दोहरा लेखा प्रणाली में हमेशा 2 खाते होंगे, एक खाता डेबिट होगा और एक खाता क्रेडिट होगा। हमेशा 2 खाते रहेंगे, ये दोहरा लेखा का सिद्धांत। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही तारीख में कई लेन देन ऐसे होते हैं जिनमें 4 खाते होते हैं, हमेशा जोड़ी में रहेंगे, या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे। तो कई सौदे ऐसे होते हैं जहाँ एक ही तारीख में,
यहाँ ये ध्यान रखना है कि तारीख एक ही होनी चाहिए उस तारीख में, और लेन देन वो एक ही व्यक्ति से या एक ही प्रकार, एक ही प्रकृति का होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब कभी कभी एक ही तिथि में कई लेन देन ऐसे होते हैं जिनमें एक खाता डेबिट और उनसे संबंधित दो या दो से अधिक खाते क्रेडिट हो रहे होते, जमा हो रहे होते। कोई भी ऐसा सौदा हुआ जिसमें एक खाता तो डेबिट हो रहा है लेकिन दो या दो से अधिक खाते क्रेडिट हो रहे हैं। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि एक खाता डेबिट हो रहा है मतलब वो एक खाता कॉमन खाता हो गया है। जो दो दो खाते क्रेडिट हो रहे हैं वो दोनों के साथ हैं चार ही, वो कभी भी दो होंगे, चार होंगे, छः होंगे। अर्थात जो एक खाता डेबिट हो रहा है वो दोनों खातों के साथ कॉमन नाम आ रहा है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए मैं बोलूँ कि मैंने ए और बी को माल बेचा, तो यहाँ दो पार्टियों को माल बेचा, तो मेरे हिसाब से पाने वाले दो हैं, लेकिन विक्रय तो मैं एक ही कर रहा हूँ। तो विक्रय खाता ए और बी के लिए मेरे लिए कॉमन हो गया। तो जब व्यापार में ऐसी स्थिति बनती है कि एक ही तारीख होने, तिथि एक ही होनी चाहिए, एक खाता तो डेबिट हो और उससे संबंधित दो या दो से अधिक खाते क्रेडिट हों, या इसके विपरीत एक खाता जमा हो और दो या दो से अधिक खाते डेबिट हो, तो इनको यदि हम अलग अलग लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसे खातों को हम अलग अलग ना लिख करके एक साथ लिख देते हैं। ऐसी प्रविष्टि को मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। प्रविष्टि का मतलब होता है कि जो भी कोई सौदा होता है, कोई भी लेन देन होता है, उसको जर्नल नाम की पुस्तक में जो हम लिखते हैं उस लिखने को प्रविष्टि करना बोलते हैं। अभी वो आपने पीछे जनरल का प्रारूप देखा था। जनरल में मैंने 1 लाख रुपए से व्यापारी ने व्यापार आरंभ किया था, उसको मैंने लिखा था, लिख के आपको दिखाया था। तो वो लिखने प्रविष्टि करना कहलाता है, इसको एंट्री करना बोलते हैं। ये लेखांकन का एक शब्द है। और मिश्रित प्रविष्टि हो गई। मिश्रित कंपाउंड एंट्री कब होगी? जब कोई एक तारीख में ऐसा सौदा हो जाए उसमें एक खाता डेबिट हो या दो से अधिक खाते क्रेडिट हो रहे हैं, या एक खाता क्रेडिट हो रहा हो और दो या दो से अधिक खाते डेबिट हो, तो उनको यदि हम अलग अलग लिखेंगे तो हमें समय ज़्यादा लगेगा, जगह ज़्यादा लगेगी, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। तो समय और श्रम की बचत की दृष्टि से उनको अलग अलग ना लिख करके एक साथ लिखा जाता है। नीचे मैंने उदाहरण दिया है, उदाहरण से आप समझ में आएंगे। तो पहले आपने जो जनरल का प्रारूप देखा था उसमें वो एकल प्रविष्टि थी, उसमें एक खाता डेबिट था और एक खाता क्रेडिट था, तो वो एकल प्रविष्टि हो गई, एक खाता डेबिट। और मिश्रित प्रविष्टि अब इसमें देखो, यहाँ व्यापारी 1 लाख रुपए नकदी से और 50,000 रुपये के फर्नीचर से व्यापार, दो चीज़ों से व्यापार आरंभ कर रहे हैं। तो दो खाते डेबिट हो रहे हैं, यहाँ रोकड़ खाता भी डेबिट हो रहा है और फर्नीचर खाता भी डेबिट, क्योंकि रोकड़ खाता और फर्नीचर खाता दोनों वस्तुगत खाते हैं। दोनों वस्तुएं आ रही हैं तो आने वाली वस्तुओं को हम डेबिट करेंगे। देने वाला व्यापारी है, तो रोकड़ के साथ भी व्यापारी है और फर्नीचर के साथ भी व्यापारी, अर्थात पूंजी खाता। तो पूंजी खाता रोकड़ और फर्नीचर के लिए कॉमन हो गई, तो उसको अलग अलग दो बार ना लिख करके एक ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये लेकिन तभी होता है जब तारीख एक हो, एक ही तारीख में ऐसे सौदे हों जिसमें बहुत सारे खाते डेबिट हों और एक खाता क्रेडिट हो, या बहुत सारे खाते क्रेडिट हो रहे हों और एक खाता डेबिट हो रहा है, तब की जाती है। तो ऐसी प्रविष्टियों को मिश्रित प्रविष्टि के नाम से जानते हैं। उदाहरण होगा, इसको मिश्रित प्रविष्टि नहीं बनाना है तो इसमें से एक कोई हटा दी, ये एकल प्रविष्टि हो गई। अब देखो मैंने इसको कैसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा है। पिछले उदाहरण में मैंने रोकड़ खाता डेबिट और पूंजी खाता लिखा, तो इस रोकड़ के साथ भी पूंजी है और इस फर्नीचर के साथ भी पूंजी है, दोनों जगह आपकी पूंजी आ रही है। अलग अलग लिखता तो कैसे लिखता? मैं रोकड़ खाता डेबिट 1 लाख, फिर पूंजी खाता 1 लाख, फिर फर्नीचर खाता डेबिट 50,000, पूंजी खाता 50,000। तो पूंजी खाता मुझे 2 बार लिखना पड़ता, 2 एंट्री करने पड़ती, इसमें समय भी लगता, श्रम भी लगता, जगह भी लगती, अनावश्यक काम बढ़ जाता। बट तारीख एक ही है, इसमें 2 खाते डेबिट हो रहे हैं और एक खाता क्रेडिट होता है, तो उनको अलग अलग ना लिख करके एक साथ। ऐसी प्रविष्टियों को मिश्रित प्रविष्टि या कंपाउंड एंट्री के नाम से जाना जाता है। इसमें समय और श्रम की बचत हो जाती है, लेकिन इसको करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सौदा एक तरह। हाँ, ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट हों और 2 या 2 से खाते क्रेडिट, ऐसा भी ऐसी कंडीशन में भी हो जाती है। 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट हों और 2 या 2 से अधिक खाते क्रेडिट, तो उनको हम अलग अलग ना लिख करके एक साथ लिख देते हैं।
अगला प्रश्न है भाई, कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब क्रय खाते को जमा किया जाता है। बच्चों, क्रय खाते में हमेशा क्रय खाते का जो प्रकार है वो वस्तुगत है, और जब भी हम क्रय करते हैं तो वस्तु आती है, तो नियम अनुसार आने वाली वस्तु को हम डेबिट करते हैं। क्रय खाता हमेशा डेबिट ही होता है, लेकिन 5 परिस्थितियाँ ऐसी हैं जब क्रय खाते को हमें क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ देखो, माल का आहरण कर दे। यदि व्यापारी ने अपने व्यापार के माल का आहरण निजी उपयोग के लिए किया है तो यहाँ क्रय खाता क्रेडिट होगा। थोड़ी विशेष तरह की बात हो गई ये, अभी डेबिट क्रेडिट करने के नियम हो गए, आगे जब सवाल आएंगे तब आपको चार्ट बना के बताया जाएगा। बट मैं यहाँ कह रहा हूँ कि क्रय खाता एक वस्तुगत खाता है। क्रय खाते में वस्तु आती है और आने वाले वस्तु को नियम अनुसार हम डेबिट ही करते हैं, लेकिन ये 5 इसके अपवाद हैं जब क्रय खाता क्रेडिट हो जाता है। वैसे क्रय खाता हमेशा डेबिट ही होता है। तो व्यापारी निजी उपयोग के लिए जब माल का आहरण करता है तो क्रय खाता हमेशा क्रेडिट ही होगा। दान में माल देंगे, व्यापारी कभी कभी दान में माल दे देता है, तब भी क्रय खाता क्रेडिट होगा। आगे देखें, माल चोरी चला जाए या आग से नष्ट हो जाए तो चोरी से हानि खाता डेबिट होगा और क्रय खाता क्रेडिट होगा। नमूने में या विज्ञापन में माल देने पर तब नमूना खाता या विज्ञापन खाता नामे होता है और क्रय खाता क्रेडिट होता है। और कर्मचारियों को कभी कभी हम वेतन देते हैं तो वेतन में नगद पैसा न दे करके माल दे देते हैं, तब भी क्रय खाता क्रेडिट होता है। तो ये 5 परिस्थितियाँ ऐसी हैं जब क्रय खाता क्रेडिट होता है। वैसे क्रय खाता हमेशा डेबिट, क्रय में हमेशा वस्तु आती है, लेकिन यहाँ जो हम वस्तु को दे रहे हैं तो उसके क्रय मूल्य पर ही उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्रय मूल्य पर ही दे रहे होते हैं। यहाँ हम वस्तु को बढ़े हुए मूल्य पर नहीं दिखाते, क्योंकि वास्तव में यहाँ उनसे हम लाभ नहीं कमा रहे होते हैं, इसलिए इसको क्रय में से ही कम कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि मैंने 10 वस्तुएं खरीदी, जिसमें से 2 वस्तुएं मैंने कर्मचारी को दे दी। अब मैं स्वाभाविक रूप से 8 ही वस्तुएं बेचूंगा और जो मुनाफा कमाऊंगा 8 ही वस्तुओं से कमाऊंगा, 10 से नहीं कमाऊंगा। तो 10 में से मैं 10 में से 2 को घटा दूंगा तो मेरे पास 8 वस्तुएं बचेंगी। इसलिए मैं क्रय खाते को क्रेडिट करते। क्रेडिट करने से मतलब ये हो गया कि उतने मूल्य से क्रय कम हो गया, ये इसका अर्थ हो जाता है। तो एक अलग तरह का ही प्रश्न है ये, अब आता है, पूछते हैं। विशेष तरह की जानकारी है कि क्रय खाता भाई कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जब क्रय खाते को हम जमा करते हैं। वैसे क्रय खाता हमेशा नाम ही होता है और धीरे धीरे अभ्यास से आपको ये आएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले खातों को समझाइए। जैसे अभी मैंने बताया था माल खाता और उसके प्रकार। तो माल खाता एक संपूर्ण नाम है और उसको हमने 6 भागों में बांट दिया, तो वो 6 भाग उसके प्रतिनिधि खाते हो। क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, रहतिया और प्रेषित माल, ये माल खाते के प्रतिनिधि खाते हैं। माल खाते को माल खाते से नाम से ना लिख करके एक दूसरे नाम से हम उनको पुकार, बट मूल रूप से माल खाते। ऐसे ही व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते कौन कौन से होते हैं। तो अभी मैंने आपको लेखांकन की एक मान्यता या अवधारणा बताई थी, लेखांकन अस्तित्व की अवधारणा बताई थी। लेखांकन अस्तित्व की अवधारणा ये कहती है कि व्यापारी और व्यापार का अस्तित्व अलग अलग होता है। यही कारण है कि व्यापारी जब व्यापार में पैसा लगाता है तो उसको पूंजी के नाम से जानते हैं। ये माना जाता है कि व्यापारी अपने व्यापार को पैसा उधार दे रहा है, तो व्यापारी के नाम से खाता नहीं खोला जाता है, उसके नाम के स्थान पर पूंजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पूंजी खाता वास्तव में व्यापारी का उसका खुद का खाता होता है। तो लेखांकन की अवधारणा और मान्यता ये कहती है कि दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, तो उसके नाम से खाता ना खोला जाए, उसके स्थान पर पूंजी खाता खोला जाए। तो अब व्यापारी व्यापार में कुछ पैसा और वस्तुएं लगाता भी है और वापस लेता भी है। तो व्यापारी जो व्यापार में वस्तुएं या नगद पैसा लगाता है उसको पूंजी खाते में लिखेंगे, और व्यापारी अपने स्वयं के उपयोग के लिए जो नगद या वस्तुएं निकालेगा उसको आहरण खाते में लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों, पूंजी खाता और आहरण खाता दोनों ही व्यापार के स्वामी के खाते हैं। इनको व्यापारी के नाम से ना लिख करके पूंजी खाता और आहरण खाता, अर्थात व्यापारी व्यापार में जो वस्तुएं नकदी लगाएगा उसको पूंजी की संज्ञा दी जाएगी,
व्यापारी अपने निजी उपयोग के लिए, स्वयं के उपयोग के लिए जो भी व्यापार से नकद पैसा लेगा या वस्तु लेगा उसको आहरण खाते में लिखेंगे। ये दोनों लास्ट में जा कर के इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे कैसे होते हैं? और ये वास्तव में व्यापारी के स्वामी के प्रतिनिधि खाते कहलाते हैं। पूंजी खाता और आहरण खाता प्रतिनिधि खाते के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आज ये जनरल से संबंधित जानकारी थी आपके पास, आपके लिए। जनरल का पूरा हो गया, बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। जनरल के अब सवाल आएंगे तब वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप नवांकुर डिजी लेसन की साइट को देखते रहें। धन्यवाद।